गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के सेकंड पार्ट। जैसा कि मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने देखा था कि रेशियो एनालिसिस का कंसेप्ट क्या, यूजेस क्या है, किन के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है, मतलब ये टॉपिक किन के लिए यूजफुल होने वाला है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज आर देयर। नंबर 1 लिक्विडिटी रेशियो, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लेना, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि रेशियो है क्या, इसके यूजेस क्या है और क्यों हम ये पढ़ रहे हैं और इसका कंसेप्ट आया क्यों। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट रेशियो, दैट इज एक्टिविटी रेशियो को लेकर। आज हम देखेंगे कि एक्टिविटी रेशियो क्या है, इसके कैसे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं और इसके क्या क्या फर्दर पार्ट्स हैं। चलो गाइस, चलते हैं आज के टॉपिक पर। एक्टिविटी रेशियो हम इसे जानते हैं दूसरे नाम दैट इज टर्नओवर रेशियो के नाम से भी। क्यों, वो मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए, पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसका जो कंसेप्ट है, जिसके फॉर्मूलेज आएंगे, जिसके फर्दर पार्ट्स देखेंगे, वो इसके नाम से ही आपको समझ आने लगेगा। कैसे? अब देखिए, रेशियो का मीनिंग आपको पता है क्या देखते हैं हम? रिलेशन देखते हैं। अब यहाँ मैंने बोला एक्टिविटी रेशियो, ठीक है, एक्टिविटी रेशियो। अब बात चल रही है, ये तो आपको समझ आएगा किसी एक्टिविटी की बात चल रही है। अब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या होती है? बिजनेस में मेन एक्टिविटी होती है हमारी क्या? सेल। अब देखिए गाइस, अब आप ये मत कहना कि और भी इसकी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि हम बोले हैं कि अगर हम बात करें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जिनका भी देखोगे आप, सारे डिपार्टमेंट्स का मेन फोकस किस पे होता है? सेल को इंक्रीज करना, क्योंकि जब हम सेल इंक्रीज करते हैं उसी से हमारे क्या होते हैं? प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। मेन एक्टिविटी हमारी क्या होती है बिजनेस में? सेल्स, आप सबको पता है। इसे हम इसीलिए सेल को हम टर्नओवर, अगर हम बात करें टर्नओवर की, अगर हम अकाउंटिंग में बात करें, टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है? सेल्स। कहते हैं ना कि आपका टर्नओवर कितना है, मतलब कि सेल कितनी है, ठीक है। इसी वजह से मेन एक्टिविटी सेल है और सेल को ही हम क्या बोलते हैं? टर्नओवर से, ठीक है। तो इसीलिए टर्नओवर रेशियो भी नाम दिया गया है। अब देखिए, एक्टिविटी रेशियो क्या है? एक्टिविटी रेशियो मेजर द एफिशिएंसी एंड रैपिडिटी of the resources of the company like inventory, fixed asset, working capital etc. अब देखिए गाइस, अब हम देखते हैं ना कि हमारी इन्वेंट्री कितनी है, फिक्स्ड एसेट कितनी है, वर्किंग कैपिटल कितनी है। अब ये सब क्या है? रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के। अब हम ये देखते हैं एक्टिविटी रेशियो ये मेजर करती है कि एफिशिएंसी क्या है और रैपिडिटी, मतलब कि कितनी जल्दी आप उन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। अब इसमें हम देखो क्या देखते हैं? रैपिडिटी विद विच द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द कंसर्न आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखिए, हमारे पास क्या है? फिक्स्ड एसेट है, उसको यूज करके हम क्या करेंगे? सेल इंक्रीज करेंगे। वर्किंग कैपिटल है, उसे यूज करके हम क्या करेंगे? सेल इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब इन्वेंट्री हम रखते हैं, क्यों रखते हैं इन्वेंट्री? हमें मटेरियल रखने की नीड क्या है? हम इसलिए रखते हैं ना कि अगर कोई डिमांड हो कस्टमर की तो हम जल्दी से क्या कर सके? मैन्युफैक्चर कर सके और सेल कर सकें, ठीक है। वो भी किस लिए है? सेल के लिए। ये सारी एक्टिविटीज किसके लिए? मेन एक्टिविटी क्या हुई? सेल। ओके, आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसमें फर्दर हम डिफरेंट रेशियोज पढ़ेंगे। अब मैंने आपको ये तो बता दिया क्या टर्नओवर की बात की गई है, तो सेल के बीच में रिलेशन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नाम से ही क्लियर हो रहा है, इन्वेंट्री और टर्नओवर का हम क्या देखेंगे? रिलेशन। ओके, क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? ये इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंड एवरेज इन्वेंट्री कैप्ट ड्यूरिंग दैट ईयर। अब आप मुझे कहोगे कि आपने अभी तो टर्नओवर बोला और टर्नओवर तो सेल होता है, ठीक है। अब आपने बात कर दी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, जैसा कि फॉर्मूले में भी दिया गया है। क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। आपने कहा चलो ठीक है, इन्वेंट्री की तो हम समझ जाएं कि एवरेज इन्वेंट्री लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपने हमें कहा था कि फॉर्मूले नाम से क्लियर होंगे और यहाँ पे आना चाहिए सेल, लेकिन आपने लिखा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसका भी एक रीजन है। क्या? अब देखिए गाइस, जो हम सेल करते हैं वो क्या है? उसका एक सब्सटीट्यूट होता है क्या? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैंने कोई चीज़ हमने मैन्युफैक्चर की 100 रुपीज़ की, ठीक है, 100 रुपीज़ मुझे कॉस्ट पड़ी और वही मैं सेल करूंगी कितने की? 150 की सपोज, ठीक है। तो अब
ये तो क्या है, ये इसका प्राइस कॉस्ट है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे प्रॉफिट ऐड हो गया, ठीक है। तो हम इसे सब्स्टिट्यूट बेस पे यूज कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि मैंने इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों लिया। अब देखिए, नंबर 1 तो मैंने बताया कि ये सब्स्टिट्यूट है। नंबर 2 थिंग, जब आप इन्वेंट्री रख रहे हो, अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपका कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, आप कहते हो कि हमारे पास ना 4-5 लाख का माल रखा है, ठीक है, अब 4-5 लाख रुपए का रखा है। अब आप मुझे क्या बता रहे हो, एस्टिमेट अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग बताओगे, ठीक है। अब जो मेरे पास सामान का मुझे पता है ना कि 100 रुपीज़ कॉस्ट है, वो तो बिकेगा तब जाके मुझे 150 रुपये मिलेंगे, उससे पहले तो नहीं मिलेंगे ना। तो कॉस्ट कितनी है, 100। तो मैं जब इन्वेंट्री की बात कर रही हूँ तो मैं क्या लेके चलूंगी, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब समझ आया कि हमने कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों लिया, ठीक है। अब नीचे मैंने बात करी क्या, एवरेज इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री ले लेते हैं, एवरेज इन्वेंट्री क्यों लिया। अब देखिए, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वहां आपको दिया होता है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखा होगा सारी चीजें सेल्स वगैरह ये सब एक ही दी होती है हमें, लेकिन इन्वेंट्री आपने देखा होगा कि दिया होता है ओपनिंग और क्लोजिंग। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, हमें ओपनिंग लेना चाहिए या क्लोजिंग लेना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में हुई कंफ्यूजन, इसीलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे, एवरेज लेके चलते हैं, क्योंकि कोई भी एक लेंगे तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो हम एवरेज इन्वेंट्री लेके चलते हैं यहाँ पे। ओके, रीजन समझ आया आपको। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। रीजन समझ आ गया होगा आपको। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए गाइस, सपोज आपको क्या करना है, कुछ भी बनाना है, अब उसकी कॉस्ट कैसे आएगी, आप कैसे निकालोगे, ये देखिए। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ये है कौन, अश्विन, ठीक है। इसे बनानी है पेंटिंग। अब पेंटिंग का इसका बिजनेस है, सपोज ये पेंटिंग बनाती है और सेल करती है। अब इसे पेंटिंग बनानी है, मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ऑर्डर दे दिया कि मेरे लिए एक पेंटिंग बना दो। अब इसके पास क्या है, ये कैसे कैलकुलेट करेगी कि इसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। अब सपोज इसके पास, अब देखो पेंटिंग का काम है तो ऑब्वियसली इसमें कलर वगैरह थोड़ा बहुत सामान रखा होगा पहले, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक, मतलब कि जो पहले से ही रखे हैं सामान। अब क्या हुआ कि ये कलर ना कम रह गए, फिर ये गई मार्केट सामान परचेज करने। अब मार्केट गई, 2 बॉक्स लेकर आ गई, ठीक है, पेंट के 2 बॉक्स और लेकर आ गई। इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, परचेज, ठीक है। अब जो ये परचेज करके आई है, ये भी क्या किस में ऐड होगा, कॉस्ट में। अब उसके बाद हो सकता है कि चलो ठीक है, इसने पेंटिंग ड्रॉ कर ली, जो पेंटिंग ड्रॉ करी, उसके बाद क्या हुआ कि इस पेंटिंग को इसने फ्रेम कराया। अब फ्रेम ये खुद नहीं करती, ठीक है, मिरर वगैरह लगाना है ऊपर या कुछ भी कराना है तो इसने मार्केट से लगवाया, इसके ऊपर लगा ना, वो सामान इसके ऊपर ही लग रहा है, मिरर वगैरह जो भी कॉस्ट लगी है। अब वो क्या है आपका, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट क्यों है, क्योंकि इसी चीज पे लगा है, जो इसने पेंटिंग ड्रॉ की थी उसी पे इन्होंने मिरर वगैरह लगाया, फ्रेम कराया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो भी कॉस्ट क्या है, इन्होंने ही बियर करी, मुझे थोड़ा कहेंगे कि ठीक है आप ले लो अपने आप करा लेना फ्रेम, नहीं, इन्होंने करते दिया मुझे, ठीक है। अब ये क्या होगी, ये सारी इनकी कॉस्ट आ गई। अब ये टोटल कर लेंगे, क्या ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नहीं, ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब डिफरेंस क्या होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। देखिए इसने मैन्युफैक्चरिंग करी, ठीक है, ये सामान लेकर इसने लगा दिया, लेकिन अब जो ये 2 पेंट के डब्बे लाई थी ना, आधे आधे डब्बे बच गए, आधे आधे ही यूज हुए, ठीक है। अब ये थोड़ी कि सारी कॉस्ट मेरे से ले लेगी। अब अगर मान लो सपोज करो 1000 रुपये का एक डब्बा आता है, ठीक है। अब 1000 रुपये का आता है एक पेंट का बॉक्स, तो क्या है कि इसके पास हाफ ऑफ रहते हैं, वो कॉस्ट में कहूँगी अच्छा वो भी मैं पे करूँ, एक्स्ट्रा लाइए, जो तेरे पास ही तो है चीज, तू नेक्स्ट में यूज कर लेगी, ठीक है। तो मेरे लिए तो यूज नहीं हुआ वो, इसीलिए हम इसमें से क्या लेस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। कंसेप्ट समझ आया। अब यही कंसेप्ट होता है क्या, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या देखते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, जो पहले का सामान लाए वो यूज करो, फिर हमें जो कम रह जाता है वो हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट चार्जेस आते हैं, डायरेक्ट चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, जो चीज उस पर लगी उसमें से हम लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जिससे हमारा आ जाता है क्या, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज इन्वेंट्री तो निकालने का सिंपल सा आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज का एवरेज निकालते तो क्या करते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 टर्म्स है ना यहाँ पे, तो हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। ओके, ये है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया। इस पर थोड़ा टाइम लगा दिया है मैंने, सॉरी, बट क्या है कि अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना है, फॉर्मूले रटने नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो लगाना होगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब देखिए, अब हमने ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो निकाल दिया, लेकिन इसका यूज क्या है, क्यों हमने निकाला, वो देखिए, वो मैं आपको बताती हूँ।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है? ये इंडिकेट करती है कि जो हमारा इन्वेंट्री है वो एफिशिएंटली हम यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये बताते हैं कि हमारी स्पीड क्या है, जिससे हमें इन्वेंट्री क्या होता है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, मार्केट में जाएगा ना, रोटेट होएगा, सामान बेचेंगे, फिर दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, फिर से हम सामान परचेज करेंगे और फिर से सेल करेंगे, ये होता है। ठीक है, अब देखिए गाइस, ये जितना ही ज्यादा हायर होगा, ध्यान रखना, हायर द रेशियो द बेटर इट इज। सिंस क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट करता है द इन्वेंट्री इज सेलिंग क्विकली, मतलब कि जो हमारे पास इन्वेंट्री है वो जल्दी पिक जाता है। अब कई जगह आप देखोगे शॉप पे, अगर हमारी शॉप पे सेल कम है तो क्या होगा कि इन्वेंट्री रखा है, उसको बिकने में टाइम लगेगा, तो क्या होगा, हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम आएगी। बट अगर मान लो कि मैं आज सामान लेके आती हूँ, 2 ही दिन में बिक जाता है, तो क्या है, वो क्विकली बिक रहा है। जितना ज्यादा बिक रहा है जल्दी, वो हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा। बिजनेस में क्या होता है, हम ये मानते हैं कि जितना ज्यादा जल्दी बिक रहा है, चाहे वो लो मार्जिन ऑफ कॉस्ट पे, लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बिक रहा हो। अगर मान लो कि मैं 1 यूनिट बेचती हूँ दिन में, ठीक है, और उस पर कमाती हूँ 10 रुपये, ठीक है, 1 यूनिट में मैं 10 रुपये कमा लेती हूँ, और दूसरा ही पर्सन है वो क्या करता है, वो 100 यूनिट सेल करता है, ठीक है, और 1 रुपये 1 यूनिट पे कमाता है। अब प्रॉफिट में ज़्यादा किसको है, इस 100 वाले को, क्योंकि वो उसने 100 यूनिट बेच के 100 रुपये कमा लिए, मैंने दिन में बेची है, फिर मैं कितने कमा पाई, 10 रुपये। ठीक है, उसने मार्जिन कम रखा, प्रॉफिट कम रखा, लेकिन फिर भी क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक है, मतलब कि उसके पास क्या है, मार्जिन पर यूनिट तो कम है लेकिन टोटल ज्यादा है। ओके, तो ये हमें डिपेंड करता है। और देखिए गाइस, अगर हमारे पास स्टॉक रखा रहता है तो उससे क्या होगा कि हमारी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है, उसको रखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, गोडाउन वगैरह, और सबके लिए भी क्या होता है, हमारी कॉस्ट आती है। इसलिए माना जाता है, माना क्या जाता है, एक्चुअल में ऐसा होता है, द हायर द रेशियो द बेटर इट इज। जितना ज्यादा जल्दी बिकेगा उतना ज्यादा हमारे लिए क्या है, अच्छा है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी स्टोरेज कॉस्ट है या जो हमारी ब्लॉकिंग ऑफ फंड है, मतलब कि अगर इन्वेंट्री में पैसा फंसा रह रहा है तो वो हमारे लिए क्या होगा, उसकी भी तो कॉस्ट आ रही है ना, वो नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है, अब सामान रखा है तो चोरी होने का डर है, फायर वगैरह का डर है, मतलब कि और भी सारे जो रिस्क होते हैं वहाँ पे होते हैं। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं कि जितना ज़्यादा जल्दी बिक जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है हमें, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 16 लाख, एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 2,20,000, ग्रोस लॉस दे रखा है हमें कितना, 5%। कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब गाइस देखिए, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। देखिए, मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट समझाया था क्या, कि हमारा जितना टर्नओवर है, मतलब कि जितनी सेल है, वो क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो मतलब कि सेल क्या होगी, कॉस्ट में से अगर मैं लॉस लेस कर दूंगी, सॉरी लॉस ऐड कर दूंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉरी मैंने क्या बोला, सेल क्या होती है हमारी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होती है। ठीक है, अब हमें क्या है, लॉस हो रहा है, तो हमें अगर कॉस्ट निकालनी होती है तो हम क्या करते थे, सेल में से प्रॉफिट लेस कर देते, तब हमारे पास आती थी क्या, कॉस्ट आ जाती थी। लेकिन अब तो लॉस हो रहा है तो हमें लॉस क्या करना होगा, यहाँ पे लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, 16 लाख प्लस 80,000, हमारे पास क्या आ जाएगा, 16,80,000 हमारी क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ पे आपको वो नहीं दिया हुआ है, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप तो क्या करें, सिंपल भी कर सकते हैं कि हमें कॉस्ट निकालने के लिए सेल में से प्रॉफिट लेस कर देंगे, तो वो हमारी क्या होती है, कॉस्ट। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको अलग अलग दे रखा होता परचेज इतनी, ठीक है, और जो उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो आपको वो फॉर्मूला लगाना होता, उस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता। बट आपको यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ओके, टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पुट कर देंगे 16,80,000, जो कि हमारी क्या, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिवाइड कर देंगे इससे एवरेज इन्वेंट्री से, हमारे आ जाएगा कितना, 7.64 टाइम्स। नेक्स्ट रेशियो इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है, फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल होते हैं कि जिनसे हमें पैसा लेना है। ठीक है, अब इसमें हमारे डेटर्स भी ऐड होंगे प्लस बीआर भी ऐड होंगे। ठीक है, अब बीआर हमने ऐड क्यों किए, इसका रीजन देखिए गाइस, ये चीज ध्यान रखना कि डेटर में सिर्फ डेटर और बीआर में बीआर आते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों को ऐड करके आता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके क्यों आता है, अब देखिए सपोज मेरे किसी ने पैसे देने हैं 50,000, ठीक है, 2 लोगों ने देने थे 25,000। अब एक ने क्या किया, एक ने ना 25,000 पे तो देने ही है, एक ने क्या किया, मुझे बीआर दे दिए। ठीक है, 25,000। क्या मेरे पैसे आ गए हैं, वो नहीं आए, लेकिन बीआर है, मतलब कि देने ही है ना मुझे उन्होंने, तो मेरे लिए तो दोनों एसेट्स ही हैं, अभी कैश में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, इसीलिए है तो मेरे लिए रिसीवेबल्स ही ना, रिसीव तो नहीं हुए मुझे, इसीलिए ट्रेड रिसीवेबल में हम इन दोनों को
ऐड करके चलते हैं। ओके, ये रेशो इंडिकेट क्या करता है, स्पीड विद विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवर, कि हम कितनी जल्दी पैसा कलेक्ट कर पा रहे हैं, किससे, ट्रेड रिसीवर से, जिनसे हमने पैसा लेना है, कि कितनी जल्दी आ पा रहा है। आप कई बार देखोगे, आप कईयों के बिजनेस में क्या होता है कि हम जो सेल तो कर रहे हैं लेकिन पैसा देखो कि 2-2 साल हमारी क्या है, अमाउंट आ ही नहीं रही है, ठीक है, पेमेंट ही नहीं मिल रही है हमें, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हम कितनी जल्दी पैसा ले पा रहे हैं उनसे। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखिए गाइस, मुझे एक चीज बताइए कि आपने जो सेल किया है, ठीक है, अब सपोज मैंने आपसे कुछ सामान लिया 500 रुपीज़ का, मैंने 500 पे कर दिया, तो मेरे पास थोड़ी आओगे आप पैसे मांगने, आओगे नहीं आओगे। जिन्होंने उधार लिया है उन्हीं के पास तो जाओगे लेने के लिए, तो हम उन्हीं की रेशियो देखेंगे ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब नेट क्यों लिखा, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो समझ आ गया, ठीक है, आप कहोगे हाँ जिन्होंने उधार, जिनको हमने उधार सामान बेचा है, क्रेडिट पे दिया है, हम वो लेंगे। अब यहाँ पे नेट क्यों लिखा, नेट इसलिए लिखा, अब देखिए अगर मान लो सपोज आप गए ड्रेस लेने, ठीक है, मैंने क्या किया, किसी ने भी 2 ड्रेस लेकर आ गए, ठीक है, आपने कहा ठीक है, घर आके देखा तो एक तो आपको सही लगी, एक आपने रिटर्न कर दी। सेल तो उनकी एक बार तो हो गई थी 2 ड्रेसेस, अब उसके बाद आपने एक रिटर्न कर दिया अगले दिन, ठीक है। तो अब आप एक ड्रेस के पैसे देने के लिए लायबल हो ना। तो नेट में हमने क्या किया कि जो हमारी सेल्स रिटर्न है वो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा गया है क्या, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, डिवाइड करते हैं हम एवरेज ट्रेड रिसीवर से। अब कई बार क्या होता है कि अब स्टार्टिंग में तो देखो क्या है कि जितने डेटर हैं, जरूर थोड़े के एंड में उतने ही होंगे। अब जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, वो पूरे ईयर का बनाते हैं। अब स्टार्टिंग वाला को डेटर दिए हुए हैं कितने के, 20,000 रुपये के। अब उस साल में हो सकता है ना कई लोग पैसे दे गए हो, ठीक है, और हो सकता है कि उधार बढ़ भी गई हो और लोग ले गए उधार। तो क्या होता है, हम इसलिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लेते हैं यहाँ पे। ओके, एवरेज निकालना तो आपको आता होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब देखिए ये कहते हैं, इसमें भी यही है, ये चीजें ध्यान रखने की हैं। हायर द रेशियो द बेटर इट इज, क्यों, क्योंकि ये इंडिकेट करता है दैट अमाउंट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल इज बीइंग कलेक्टेड मोर क्विकली, मतलब कि जितनी ज्यादा ये रेशियो होगी, हम मानते हैं कि उतनी जल्दी हम पैसा क्या है, कलेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, और देखिए जितनी जल्दी हम ट्रेड रिसीवेबल से पैसा ले पाएंगे उतना क्या होएगा, लेस रिस्क रहेगा, क्योंकि अगर जिन्होंने पैसे देने होंगे तो हमें रिस्क बना रहेगा कि हाँ कहीं डूब ना जाए पैसा, ठीक है, और बैड डेट्स के होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और हमारे अगर जल्दी हमें पैसा मिल रहा है तो हमारे लोअर एक्सपेंसेस होंगे। लोअर एक्सपेंसेस क्या होंगे, अब देखिए गाइस, अब कई बार क्या होता है कोई पर्सन पैसे नहीं दे रहा, तो मुझे अगर उससे पैसे लेने हैं तो उसके लिए मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, मुझे नोटिस भेजने पड़े होंगे, कॉल्स करनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी भी कॉस्ट आती है ना, तो वो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कम हो जाएगी। इसलिए माना जाता है, कहा जाता है और होता भी है ये क्या, द हायर द रेशियो द बेटर इट इज। नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल, अब इसमें सेम वही चीज है, बस पेबल की बात कर दी है कि हमें जो पैसा देना है, ठीक है। अब मैंने किसी से सामान उधार लिया है तो मैं वहाँ क्या हूँ, मुझे उनको पैसे देने हैं, पेबल हूँ, ठीक है। ये रेशियो क्या इंडिकेट करती है, रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि हमने परचेज कितना किया था क्रेडिट पे और कितनी जल्दी हम उसे पैसा दे पा रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम जैसे लास्ट में था, नेट क्रेडिट सेल था ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज, कि हमने कितना परचेज किया है, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। और जिसके रीजन थे नेट के और जो हम एवरेज करते हैं वो सेम ही रीजन है, बस यहाँ पे क्या है कि वहां पे क्या था रिसीवेबल, उसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया, पेबल। अब ये भी जितना ज्यादा हायर होगा उतना ही बेटर होगा, क्यों, क्योंकि ये इंडिकेट करता है दैट ट्रेड पेबल्स आर बीइंग पेड मोर क्विकली, हम कि कितनी जल्दी पैसा पे कर पा रहे हैं। अब गाइस देखिए, अगर हम जितनी जल्दी पे कर पाएंगे वो भी हमारे लिए अच्छा ही है। क्यों अच्छा है, अब देखिए अगर हम किसी को टाइम पे पैसा दे रहे हैं, ठीक है, अब आप किसको सामान उधार देना चाहोगे, आगे उसी को देना चाहोगे ना जो आपको जल्दी से पेमेंट कर जाता है। अगर मान लो कि मैं आपसे सामान लेके गई हूँ, 1 साल हो गया मैंने पैसे देने का नाम नहीं लिया, तो अगली बार आप मुझे देना चाहोगे नहीं। हो सकता है कि सामान होएगा फिर भी मुझे मना कर दो, ठीक है, या फिर सप्लाई अगर कम हो जाती है तो आप मुझे सामान नहीं दोगे, कहोगे क्यों, क्योंकि आप हो सकता है पैसा ना आए। ओके ओके, अब इनका क्या है गाइस, आप इनका पेमेंट पीरियड भी निकाल सकते हो। पेमेंट पीरियड अगर आप निकालना हो तो सिंपल होता है क्या कि हम निकाल सकते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड चाहे ट्रेड रिसीवेबल का निकालना हो चाहे ट्रेड पेबल का निकालना हो, क्या करते हैं हम सीधा 365 डेज होते हैं हमारे ईयर्स में, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमने रेशो कैलकुलेट किया है, ठीक है। ट्रेड पेबल अगर हमें टाइम निकालना है, पीरियड निकालना है, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, लास्ट है आपका। क्या होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये इंडिकेट करता है, ये क्या बताता है, हमें बताता है हाउ एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल हैज बीन यूटिलाइज्ड इन मेकिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि हम कैसे एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल का यूज कर रहे हैं, किसके लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए।
अब गाइस देखिए, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये रेशियो जो है ना इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए। वहाँ पे क्या होता है कि जो करंट एसेट है ना प्ले करती है मेजर रोल इन जनरेटिंग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो वहाँ पे हमारी क्या है कि जो हमारी मशीन वगैरह है उनका मेन पार्ट रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, वहाँ क्या होता है कि जो करंट एसेट्स वगैरह है उनका मेन रोल होता है। ओके, और जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब गाइज आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये कैसे बना, मैं आपको शॉर्ट में फिर बता देती हूँ। देखिए, आप देखेंगे कैपिटल अगर हमें कैलकुलेट करनी होती है तो कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल क्या बताइए मैंने आपको, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये आपने पढ़ा होगा, 11th में भी क्वेश्चन आता था, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। अब ये फॉर्मूला भी क्यों बना, पता है आपको ये फॉर्मूला क्यों बना? देखिए, मैंने कहा कैपिटल क्या होती है, पूंजी, जो हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। अब सपोज मैंने मेरी, आप आगे देखो मेरे बिजनेस में ना 50 लाख रुपए लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ जाएगा कि मेरे बिजनेस में जो 50 लाख है उसमें से मेरी कैपिटल कितनी है, कैसे। अब आपको दिखा कि मेरे ना 50 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगा रखे हैं, ठीक है। 30 लाख रुपए मैंने मार्केट में देने हैं, ठीक है, तो वो मेरी क्या है, लायबिलिटीज। अब आपको समझ आओ कि भाई 50 लाख का ये सामान लगा के बैठी है, 30 लाख रुपए इसने मार्केट से उधार उठा रखे, तो 20 लाख तो इसके अपने हैं, ठीक है। तो वही हम कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। रीजन समझ आया कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसे ही नहीं है कि फॉर्मूला बन गया, इसका कंसेप्ट है, ठीक है, कि ऐसा होता क्या है, नॉर्मली आप समझ सकते हो। अब बात आती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं कि जो अब हमने जो कैपिटल लगाते हैं, हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एक तो फिक्स्ड एसेट में और दूसरा क्या है, वर्किंग। ओके, करंट एसेट की अगर हम बात करें तो अब देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब सेम वही है। अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ करंट की बात आ जाती है कि जो नॉर्मल बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा रखते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। अब जो बिजनेस को रन करने के लिए भी कर रहे हैं वो सारा, ये तो जरूरी नहीं है कि हमारा ही है, ठीक है, लायबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। सेम इसी से बना, बस इसके आगे क्या लग गया, करंट लग गया, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, इसलिए इसका नाम चेंज क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या है, हायर द कैपिटल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो शो करेगा एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड क्विक टर्नओवर ऑफ करंट एसेट्स लाइक इन्वेंट्री, ट्रेड, रिसीवेबल वगैरह, ठीक है। तो मतलब कि जितना ज़्यादा ये हाई होगा उतना हमारे लिए क्या है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमें ये शो कर रहा है कितना एफिशिएंटली हम वर्किंग कैपिटल को यूज कर पा रहे हैं। ओके, अब ये समझ आया कि ये किन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए। ओके, अब फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा, क्या करते हैं हम, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी हमने बताया कि वर्किंग कैपिटल का रिलेशन देख रहे हैं टर्नओवर से, टर्नओवर क्या है, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और किससे डिवाइड करेंगे हम, रिलेशन किससे देख रहे हैं, वर्किंग कैपिटल से। तो फॉर्मूला क्या बन गया, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। सो हम ये बोल सकते हैं कि क्या, अगर हमारी हाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है वो क्या शो कर रही है, एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो हमारे लिए वो अच्छी है। अगर हम बात करें लो वर्किंग कैपिटल की तो वो क्या है, इंडिकेट करती है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। बट एक चीज और ध्यान रखना कि ठीक है हाई है तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा हाई होती है तो वो क्या शो करती है हमारे लिए, डेंजरस, क्योंकि वो शो करती है कि ओवर ट्रेडिंग हो रही है विद टू लिटिल वर्किंग कैपिटल। ओके, मतलब कि क्या होनी चाहिए, हाई तक ठीक है लेकिन वेरी हाई भी नहीं होनी चाहिए। ओके, समझ रहे हो ना, वेरी हाई नहीं चाहिए, हाई चाहिए। वैसे इतना आपको डीप में जाने की नीड नहीं है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। मेन थिंग क्या कि जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी ज़्यादा हमारे लिए अच्छी है, अगर आपकी क्या है लो है तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं मानी जाती, जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब गाइज कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और इसके कुछ क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें क्वेश्चन ऐड करती तो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती। बट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखना, आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप वो पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी कंसेप्ट सीख पाएँ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू so much.